morning students, welcome to class 9. Today we are going to study chapter number 3, atoms and molecules. तो atoms and molecules कैसे नाम आया इसका तो आप जानिए. हमारे इंडिया और ग्रीक ये दोनों फिलोसोफर मिलके बहुत वंडर हो जाता है, आश्चर्य हो जाते हैं कैसे न्यू सब्सटेंस बनते हैं, कैसे जो हमने देखे नहीं वो चीज़ बनने जाते हैं. तो देखिए ये आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ये हमारे देश में पहले आए 500 साल पहले ऑफ बीसी बिफोर क्राइस्ट 500 बीसी में इंडियन फिलोसोफर नाम है महर्षि कर्णड. उन्होंने कहा जो पदार्थ सब्सटेंस को और क्या होता है मैटर को या सब्सटेंस को जो डिवाइड करते करते लास्ट पार्ट जो आता है जिसको डिवाइड नहीं किया जाता है उसको उन्होंने नाम दिया परमाणु. उसके बाद ग्रीक फिलोसोफर आते हैं, जो एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर के नाम है डेमोक्रिटस ल्यूकिप्रस. उन्होंने डिवाइडिंग जो बहुत मैटर को डिवाइड करते करते उन्होंने भी कहा डेमोक्रिटस ने भी नाम दिया जो इनडिविजिबल पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया एटम्स. जो और एटम्स को और डिवाइड नहीं किया जा सकता है. डिवाइड करने से सब एटॉमिक पार्टिकल्स आते हैं लेकिन उसमें उस एलिमेंट्स का कोई गुण नहीं रहता. जैसे आप आयरन के अगर डिवाइड करते करते जो स्मॉलेस्ट पार्ट आते हैं आयरन का जिसको डिवाइड नहीं किया जाता है वो आयरन एटम है. अब आयरन एटम को आप अगर ये एटम बन जाता है लेकिन उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो होते हैं लेकिन उसमें कोई प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन में कोई भी आयरन के गुण नहीं रहता. आयरन के गुण उस एटम्स में ही रहेंगे. अंडरस्टैंड, जो और डिवाइड नहीं किया जा सकता. ठीक है. उसके बाद ये सारे चीज़ आने के बाद द 18th सेंचुरी साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज करने लगे. ये तो अभी तो फिलोसोफर ने ही कहा. उसके बाद साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड. उनके सामने आ गया एलिमेंट्स और कंपाउंड में डिफरेंस आ गया. द नेचुरली बिकम इंटरेस्ट फाइंडिंग हाउ वाई द एलिमेंट्स एंड कंबाइन विद व्हाट हैपेंस देन कंबाइन. तो इसमें दो चीज़ आते हैं, व्हाट इज एलिमेंट एंड व्हाट इज कंपाउंड. तो एलिमेंट क्या है? एलिमेंट जैसे आपको मैंने कहा आयरन या गोल्ड ले लो. गोल्ड क्या है? गोल्ड के एक बॉक्स ले लो, इसमें बहुत सारे गोल्ड के एटम से गोल्ड बनता है. तो ये गोल्ड के एटम, ये जो चीज़ है ये क्या है? एलिमेंट के नाम है क्या है? गोल्ड. तो एलिमेंट हो गया गोल्ड. अब कंपाउंड किसे कहोगे? कंपाउंड जब बोलोगे, कंपाउंड 2-3 टाइप्स के चीज़. जैसे वाटर, तो इसमें वाटर में क्या है? फॉर्मूला क्या है वाटर के? H2O. क्या फॉर्मूला है? H2O. और इसमें क्या है? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है. 2 टाइप के चीज़ बनते हैं. इसके हाइड्रोजन के जो है हाइड्रोजन के एटम्स हैं इसमें और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के एटम्स हैं. दोनों मिलके एक चीज़, ये दोनों मिल जाते हैं और H2O टोटल H2 बन जाए. दैट इज कॉल्ड कंपाउंड. ठीक है, ये इसको कंपाउंड कहते हैं. अब दोनों ये एलिमेंट्स एंड कंपाउंड में क्या है कैसे कंपाउंड बनते हैं ये सारे इसमें क्या है? लैवॉयजर और दोनों साइंटिस्ट आते हैं, लैवॉयजर और प्रोस्ट. दैट इज 2 साइंटिस्ट मिलके 2 लॉज बनाते हैं. 2 लॉज में क्या है? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंड ऑफ मास और दूसरे लॉज हैं दैट इज लॉ ऑफ द कांस्टेंट प्रोपोर्शन. तो 2 मास जो दोनों साइंटिस्ट बनाते हैं दैट इज द लैवॉयजर एंड प्रोस्ट. दैट इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसे कहा जाता है? जैसे इन अ केमिकल कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो, रिएक्टेंट्स में जितने मास होंगे प्रोडक्ट में भी सेम मास होंगे. दैट इज कॉल्ड ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास. ना मास को आप ना क्रिएट कर सकते हो ना क्या आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो. दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास. कोई भी एक्शन हो तो आप जितने आप रिएक्टेंट्स में जितने मास होंगे और प्रोडक्ट में भी सेम मास होंगे. तो दोनों में सेम. अगर रिएक्टेंट में अगर सोचो C+O2 CO2 बना रहे हो तो C में अगर 12 हो C के मास नंबर और ऑक्सीजन के 16 × 2 तो हो जाते हैं 32 + 12 यहाँ भी 44 आएगा और रिएक्टेंट भी 44 आएगा. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? कोई भी चेंज, कोई भी केमिकल रिएक्शन में
कोई भी मास कभी भी चेंज ना आप क्रिएट कर सकते हो ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। जैसे आप अगर एक्टिविटी ले लो तो यहाँ बहुत एक्स एंड वाई में देखिए, एक्स एंड वाई में बहुत सारी चीज़, कॉपर सल्फेट है, सोडियम कार्बोनेट है, बेरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, लेड नाइट है, सबके ग्राम्स का सबके मास नंबर दिया हुआ है। अब देखिए प्रिपेयर द, अब क्या है उसमें 5% सॉल्यूशन बनाओ। एक्स और वाई को कैसे करो, 10 ml इन वाटर ले लो, एक्स को एक्स पार्टिसिपल मतलब एक्स से कॉपर सल्फेट ले लो, वाई से सोडियम कार्बोनेट ले लो। 10 ml एक बीकर ले लो या फ्लास्क ले लो, उसमें 10 ml पानी डालो और कॉपर सल्फेट डाल दो, और एक टेस्ट ट्यूब ले लो जो जैसे दैट इज इग्निशन ट्यूब। इग्निशन ट्यूब में आप क्या करोगे, इग्निशन ट्यूब में एक फिर 10 ml वाटर डालोगे और उसमें डालोगे दैट इज सोडियम कार्बोनेट। अब दोनों में पहले तो फ्लास्क के अंदर रखोगे, कॉर्क लगा दोगे जो इसको एक दूसरे के मिक्स ना हो सके। अब कुछ देर बाद आप इसको क्या करोगे, टिल्ट करोगे। फ्लास्क को टिल्ट करने से क्या होता है, जैसे ये इग्निशन ट्यूब से क्या होता है, निकल आते हैं और मिक्स हो जाता है सोल्यूशन। अब जो बनते, पहले आप ये करो, जो कॉनिकल फ्लास्क में जो चीज़ मिक्स करो उसके वेट ले लो, उसके बाद जैसे इग्निशन ट्यूब में जो लिया उसके वेट कर लो, और उसके बाद जब ये मिक्स करने के बाद जो चीज़ बनते हैं उसके भी वेट ले लो। वो दो तीनों मतलब इग्निशन ट्यूब प्लस कॉनिकल फ्लास्क के जितने वेट होते हैं, जो चीज़ है उसके जो वेट होते हैं और बनने के बाद जो प्रोडक्ट होता है उसके वेट सेम होगा। तो दैट इज़ मेन चीज़ है, दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कैसे कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, लेवोइजर along with the other scientists noted that many compounds were composed 2 or more elements। बहुत सारे कंपाउंड किससे बनते हैं, 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट से। अब इसके डेफिनिट प्रोपोर्शन में ये कंबाइन होते हैं। कैसे, जैसे आप वाटर ले लो, जैसे वाटर ले लो तो वाटर मतलब H2O, तो ठीक है, हाइड्रोजन के एटॉमिक मास अगर 1 होते हैं तो 1 × 2, तो और ऑक्सीजन के होते हैं 16, तो ये 2 और 16 कट होके क्या 1:8 रेशियो में मिक्स होते हैं। तो ये रेशियो कांस्टेंट होगा। अगर सोचो 1:8 रेशियो में मिक्स ना होने से क्या होता है, वो वाटर नहीं बनते हैं, वो दूसरे चीज़ बन जाते हैं। जैसे आप H2O, मैंने कहा हाइड्रोजन के एटॉमिक मास होते हैं 1 और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास होते हैं 16, तो ये दोनों कंबाइंड 1:8 में आता है। अब देखिए अगर H2O2 हम लेते हैं, H2O2 लीजिए, तो H2O2 इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है, लेकिन ये हाइड्रोजन देखिए ये 1 × 2 होंगे और ये ऑक्सीजन 16 × 2 होंगे, तो ये क्या हो गया 2 रेशियो हो जाएगा 32। तो ये 1 रेशियो इसमें नहीं होंगे तो 1:16 हो जाएगा। 1:16 होने से ये वाटर नहीं बनेंगे, दूसरा कुछ भी, और कहीं के भी वाटर ले लो, चाहे मून के, चाहे यहाँ नदी के, आपके घर के नल के जो वाटर है, वो रेशियो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का 1:8 ही रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होता। अगर रेशियो चेंज कर लोगे, कितने परसेंटेज में मतलब ये मिक्स होते हैं, अगर रेशियो चेंज कर लोगे तो दूसरे सब्सटेंस बन जाएगा, वाटर बनना ही नहीं है। ऐसे देखिए अमोनिया है, अमोनिया जैसे NH3 है, अमोनिया 14:3 बाई मास में ये मतलब जुड़ते हैं। तो डेफिनिट प्रोपोर्शन में, अगर कांस्टेंट प्रोपोर्शन में जुड़ते हैं तो वही चीज़ ही बनता है, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। In a chemical substance, the elements are always present in definite proportion by mass। किसके डेफिनिट प्रोपोर्शन में मिक्स होते हैं, मास के डेफिनिट प्रोपोर्शन में। अदरवाइज ए कम्बिनेशन, जो चीज़ बनेगा, बन तो सकता है लेकिन बनेगा वो जो आप चाह रहे हो, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के आप वाटर बनाना चाहते हो, अगर 1:8 नहीं होते, 1:8 रेशियो में नहीं डालते हो तो क्या हो जाएगा, वो दूसरी चीज़ बन जाएंगे, वाटर नहीं बनेंगे। तो लॉ ऑफ मतलब कांस्टेंट प्रोपोर्शन मतलब क्या है, कोई भी केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। अमोनिया बनने के लिए 14:3 होने चाहिए, इस मास नंबर ऐसे ही होने चाहिए। The next problem faced by scientists was to give the appropriate explanation of this law। आप appropriate explanation कैसे करेंगे,
तो देन द जॉन डाल्टन आए, उसके लिए ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये दोनों को मतलब प्रॉब्लम जब फेस कर रहे हैं तो साइंटिस्ट अभी जॉन डाल्टन इसके उनके लॉज के अकॉर्डिंग हमें इजी हो गया. जॉन डाल्टन प्रोवाइड बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर. डाल्टन पिक of the idea of divisibility of matter and which is still just a philosophy. We took the atoms of a Greek number. उन्होंने जो थ्योरी उन्होंने दिए, his theory was based on the law of chemical combination. डाल्टन जो थ्योरी है वो किसके ऊपर बेसिक है? द केमिकल लॉज केमिकल कम्बिनेशन. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ that is law of according to Dalton atomic theory, law of conservation of mass and law of definite proportion. अब डाल्टन जो उन्होंने जो थ्योरी दिए उसमें क्या है, दोनों ही आते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन. अब देखिए अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या होता है, क्या एटॉमिक थे? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. कोई भी मैटर हो, कोई भी पदार्थ हो, किससे बनते हैं? वेरी टाइनी पार्टिकल से बनते हैं. विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. कोई भी मैटर, सब मैंने आपको कहा जैसे ये एक मैटर मैं बता रही हूँ जिसके नाम है शायद सिल्वर. तो सिल्वर में जो एटम्स है सिल्वर बनते हैं, ऊपर आप लिखोगे सिल्वर के, ये है Ag सिल्वर, लेकिन इसमें बहुत सारे एटम्स जुड़ते हैं. तो ये किसके एटम्स हैं? सिल्वर के एटम. तो ये ऑल मैटर में टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, मतलब ये जो मैटर है सिल्वर, ये टाइनी पार्टिकल्स से जुड़ते हैं. तो देन विच पार्टिसिपेट और ये एटम्स ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. नेक्स्ट, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल. एटम्स को डिवाइड नहीं किया जाता, एक एक एटम जो है उसको डिवाइड, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. और एटम्स को भी अब इनडिविजिबल है बोल के इसको ना आप क्रिएट कर सकते हो या डिस्ट्रॉय कर सकते हो. नंबर 3, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रोपोर्शन. जो एटम्स अपने मतलब जो एलिमेंट्स के एटम्स लिए वो क्या है? एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, मतलब उस अगर मतलब आयरन पार्टिसिपेट कर रहा है तो आयरन के सारे एटम्स आयरन के ही होंगे, तो आइडेंटिकल ऑफ मास, और उसके मास सेम होंगे. आयरन के जितने एटम्स हैं तो उसके सारे एटम्स के मास सेम होंगे. तो इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो जाएंगे, मतलब आयरन के केमिकल प्रॉपर्टीज आयरन एटम में सेम ही होगा. ठीक है. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज. अगर एलिमेंट्स डिफरेंट मास ऑफ एलिमेंट्स बनते हैं तो डिफरेंट एटम्स से अगर बनते हैं एलिमेंट तो उसमें क्या है, उसके अलग अलग डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे, है ना. एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स. एटम कैसे कंबाइन होते हैं? द रेशियो स्मॉल होल नंबर, मतलब एटम्स स्मॉल होल नंबर से ही मिक्स होते हैं टू फॉर्म कंपाउंड्स. कंपाउंड में द रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट. जितने मतलब रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ एटम्स, जितने काइंड्स ऑफ एटम्स आप मिक्स कर रहे हो वो सारे कांस्टेंट है इज अ गिवन कंपाउंड. जो कंपाउंड में जो एटम्स यूज हो रहे हैं सारे कांस्टेंट होते हैं. तो देन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आने के बाद हमारे लिए ये इजी हो गया चीज़ बनने के लिए. दिस इज आज इतना ही. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर यू विल वॉच ऑन माई नेक्स्ट वीडियो. प्लीज वॉच माई नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.